हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि रियल नंबर चैप्टर का नाम है, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हमने बताया है कि टोटल मैथ में हम लोग को 260 प्रश्न पढ़ना है। मात्र 260 प्रश्न पढ़कर ही आप 95 प्लस मार्क हासिल कर सकते हैं, जो कि 70 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आप समझिए 65 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। 66, 67, 68, 69 नंबर तक बच्चे लाए हैं, ये प्रमाण है, ठीक है ना। 69 नंबर तक बच्चे मेरे 70 में से 69 नंबर तक लाए हैं, ये तो प्रमाण है। आप भी यदि इतना क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो 69 नंबर ला देंगे और 30 नंबर स्कूल से पा जाएंगे तो आपका 99 नंबर हो जाएगा। यानी वही मैं 95 प्लस बोल रहा हूँ, नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर हम 6 से शुरू करेंगे। 260 प्रश्न में से हमने 5 प्रश्न सॉल्व करवा दिया है, जो हमारे पार्ट 1 में मिल जाएगा। अब आपको 6 नंबर से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को पार्ट 2 में कवर करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या कहता है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है। हमें दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग किया जाएगा, जो कि किसी पूर्णांक q के लिए वो कार्य करेगा, तो उसका वर्ग 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हल, ठीक है। और आप मान लीजिएगा, इसमें माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। तो हमने कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लिया है। आगे ये भी आप लिख सकते हैं, तथा भाजक m, और भाजक जब m मानिएगा तो m के बराबर आप हमेशा 5 लीजिएगा। जो संख्या यहाँ पे q का गुणांक दिख रहा है वही हमेशा भाजक बनता है। तो हमने भाजक क्या माना, m माना, और m के बराबर 5, और शेषफल इसमें r होगा, और शेषफल क्या होगा, r है, ठीक है। ये आप लिखेंगे। प्रश्नानुसार में आएंगे तो प्रश्नानुसार में क्या लिखाएगा, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं, फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक, ठीक, गुणे भागफल, गुणे में क्या लिखेंगे, भागफल, और प्लस में क्या लिखेंगे, शेषफल, ठीक है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो हम यहाँ भाज्य क्या माने हैं, तो हमने जब कोई धनात्मक पूर्णांक x माना है तो उसी को हम भाज्य कहेंगे, ठीक है। भाजक हमने क्या लिया है, m, और इसकी वैल्यू क्या है, 5, तो आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और भागफल देखिए इसमें नहीं माना गया है, तो आप यहीं पर लिख लीजिए भाजक, लिख लीजिए m बराबर 5, ठीक है, तथा यहाँ भागफल लिख लीजिए, तथा भागफल आप क्या मानेंगे, n, भागफल n और शेषफल r है, ठीक है। इस तरह से आप मान सकते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, भाजक m बराबर 5 तथा भागफल n और शेषफल r है। तो भागफल हमने बताइए क्या मान लिया है, भागफल हमने n मान लिया है, अब प्लस शेषफल क्या है, r है।
तो इस तरह से बताइए x बराबर क्या बनेगा, 5n प्लस r बनेगा, जिनमें r जो है ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, और भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। भाजक क्या है, 5 है, तो इस 5 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, r जो होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और 5 से क्या होगा, छोटा, क्योंकि हम जब 5 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो शेष हमेशा 5 से कम ही आएगा, और लास्ट में क्या आ सकता है, मतलब कम से कम क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है ना, 0 आ सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, कहाँ तक, 5 से कम तक। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि r के संभावित मान क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 5 से कम ही होगा ना, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सब देखिए 0 के बराबर या 0 से बड़े हैं, लेकिन 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये r के संभावित मान है, इसलिए हम r के मान को कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए समीकरण 1 से x बराबर क्या आएगा, 5n प्लस 0 बराबर में 5x, x बराबर 5n प्लस 1, x बराबर 5n प्लस 2, x बराबर 5n प्लस 3, x बराबर 5n प्लस 4। ठीक है, इस तरह से x के आपको मान मिलेगा, यहाँ पर n रहेगा। ठीक है, 5n में 0 को जोड़ेंगे तो 5n ही आएगा। हमने इस r की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 को बारी बारी से रखा है, तो हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो प्राप्त हुए हैं इनका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, और इनका वर्ग इस रूप में नहीं हो सकता है। किस रूप में नहीं हो सकता है, 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है। x का मान देखिए 5n आया है ना, x का मान यहाँ 5n प्लस 1 आया। अब इनका वर्ग करने पर इस रूप में नहीं आना चाहिए, तो चलिए इनका यहाँ पर वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका हम क्या कर लेते हैं, वर्ग। तो पहला संख्या x है, तो x का वर्ग कितना होगा, x का मान तो 5n दिया है ना, x बराबर क्या है, 5n। और जब इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पुनः पूर्णांक का वर्ग करने पर, ठीक है, हमने पूर्णांक का वर्ग कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, और n का वर्ग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। 25n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5n स्क्वायर। 5 में 5 का गुणा कराएंगे तो 25 आएगा। अब ये जो 5n स्क्वायर लिखा हुआ है, इस स्थान पर हम q मान लेंगे, इस 5 को लिख लेंगे, और जो 5n स्क्वायर है इस स्थान पर क्या लिख देंगे, q, और आगे लिख लेंगे जहाँ q के बराबर क्या है, 5n स्क्वायर है। इस 5n स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, q। जब इसको q मान लेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ q है, गुणा करेंगे तो 5q आएगा। तो हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक निकला था 5n, उसका जब मैंने वर्ग किया तो क्या आया, 5q इसका रूप आया। इन दोनों में से कोई रूप देखिए नहीं आया, 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3, ऐसा रूप यहाँ पर नहीं आया। अब चलिए दूसरे को सॉल्व करिए। दूसरा इसका जो धनात्मक पूर्णांक है x बराबर क्या दिया है, 5n प्लस 1, वर्ग करेंगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा, 2। आगे देखिए 5n प्लस 1 का वर्ग a प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो 5n का वर्ग कितना आएगा, 25n स्क्वायर आएगा, प्लस 2, 5 और 1 का गुणा होगा तो 2 पचे 10n, 10n का 1 में गुणा करेंगे 10n होगा, अब प्लस 1 का वर्ग कितना होगा, 1। ठीक है, जब इसे a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यही आएगा।
अब इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है। इन दोनों संख्याओं में हम 5n कॉमन ले सकते हैं। 5 केवल कॉमन लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? 5। तो जब इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5n² प्लस 5 दूनी कितना होता है? 10। 2n बचेगा। अब प्लस में क्या बचेगा? 1। क्लियर होता है ना। अब देखिए ये जो ब्रैकेट में संख्या दिख रहा है 5n² प्लस 2n, इसी के जगह हम q लिख देंगे। तो यह क्या हो जाएगा? 5q प्लस 1। ठीक है ना। इस ब्रैकेट की जितनी भी संख्या है 5n² प्लस 2n, इसके जगह हम क्या लिख देंगे? q। तो 5 लिखा गया, फिर इसके जगह q लिखा गया प्लस 1। आगे आपको लिखना होगा जहाँ 5n² प्लस 2n के बराबर क्या है? q है। ठीक है ना। इस तरह से आप करेंगे तो देखिए जो दूसरी धनात्मक संख्या है उसका भी वर्ग किया गया और क्या आ गया? 5q प्लस 1 आ गया। 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 नहीं आया है। ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं जो और बचे हुए संख्या हैं उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। चलिए देखिए अगला हमारा ये बचा है x बराबर 5n प्लस 2, x बराबर 5n प्लस 3, x बराबर 5n प्लस 4। ये 3 बचे हैं। 2 तो हमने निकाल के चेक कर लिया। इनको भी देखिए x का वर्ग बराबर अगला संख्या क्या है? 5n प्लस 2, इसका वर्ग। तो 5n का वर्ग 25n² आएगा। 2a भी बनाएंगे। 2 × 5 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20n। अब प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4। इन दोनों में हम 5 ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 5n² आएगा। अब प्लस 5 चौका 20। अब प्लस में क्या बचेगा? 4। ठीक है। इन दोनों में जब 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 5n² प्लस 4n बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि n क्यों नहीं कॉमन लिया जा रहा है? क्योंकि जो ब्रैकेट की संख्याएं हैं उसको हमें q मानना है। इसको पूर्णांक q के लिए कार्य करवाना है। जब n कॉमन ले लेंगे तो n भी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इसलिए n को नहीं कॉमन ले रहे हैं। अन्यथा अगर आप मान लीजिए n कॉमन लेते हैं तो n सहित मानना पड़ेगा कि n ब्रैकेट में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर मैं 5n कॉमन निकालूँ, क्या कॉमन निकालूँ? 5n। जब यहाँ 5n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 5n प्लस 4। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4। ब्रैकेट के बाहर 4 बचेगा। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा 5q प्लस 4, जहाँ q बराबर हमने कितने संख्या को लिया? n। ब्रैकेट में 5n प्लस 4 को माना है। n ब्रैकेट में 5n प्लस 4 को, इतनी संख्याओं को हमने q माना है। तो सिंपली ये ब्रैकेट के अंदर ही पड़ा रहे तो अच्छा रहेगा, इस n को बाहर ना निकाला जाए। ठीक है। देखिए ब्रैकेट के बाहर वाले को मानना पड़ा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तीसरी संख्या का देखिए वर्ग किया गया तो क्या आया? 5q प्लस 4 आया। उनमें से कोई रूप नहीं आया। 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 रूप नहीं आया। अगला आपका संख्या कौन है? 5n प्लस 3। तो x का वर्ग बराबर हो जाएगा 5n प्लस 3 का वर्ग। 25n² प्लस 2 × 5 10 × 30n। अब 3 तरीके कितना होगा? 9। 3 का वर्ग 9 होगा। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ के देखिएगा, यही आएगा। आगे देखिए 25n² प्लस 30n दिया है और 9 को हम 5 प्लस क्या लिख सकते हैं? 4। अब इन तीनों संख्याओं में हमें 5 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा 5n², यहाँ बचेगा 6n और यहाँ बचेगा 1 और बाहर क्या रहेगा? 4। अब इस ब्रैकेट में जितनी संख्याएं हैं उसी को हम q मान लेंगे। अब प्लस का क्या है? 4। ठीक है। जहां आपको लिखना पड़ेगा कि q आपने किसको माना है? 5n² प्लस 6n प्लस 1 को। ठीक है। तो देखिए इसका भी रूप 5q प्लस 4 ही आया है। 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 नहीं आया है। एक संख्या और बच गया है, कौन? x बराबर 5n प्लस 4। तो उसको भी निकाल के चेक कर लीजिए। ठीक है। देखिए एक संख्या और आपका बच गया है, क्या इसका नाम है? 5n प्लस 4 का वर्ग। तो बताइए 5n का वर्ग कितना होता है? 25 होता है।
एन स्क्वायर। 2ab जब करेंगे 2 पचे 10, 10 चौका 40 एन आएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। फिर इसको तोड़िए 25 एन स्क्वायर 40 एन प्लस 16 को हम 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब बताइए इन तीनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है। 25 एन स्क्वायर प्लस 40 एन प्लस 15 दिख रहा है ना, तो इसमें हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 5 एन स्क्वायर प्लस 8 एन प्लस 3 बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा 1। अब क्या करेंगे 5 ब्रैकेट वाले के जगह पर, जो ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या है इसके जगह पर क्यू मान लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1। आपको यहाँ लिख देना होगा, जहाँ क्यू बराबर क्या आपने माना है 5 एन स्क्वायर प्लस 8 एन प्लस 3। ठीक है, इस तरह से देखिए कोई भी संख्या 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप का नहीं निकला है, अलग अलग रूप का निकला है। ठीक है, हमने हर एक संख्या को निकाल लिया और कोई भी संख्या हमारा इस रूप में नहीं आ रहा है, तो आपको लास्ट में क्या लिखना होगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक q के लिए, पूर्णांक q के लिए 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम सिद्ध करके दिखा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा आप मान लीजिए। ठीक है, मानने के लिए सीख लीजिए कैसे कैसे किया जा रहा है। अभी हमने दिखाया जैसे, एक बार दो बार इसको देखिए, आपको अच्छी खासी समझ में आ जाएगी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 के बाद किसको करते हैं, 7 को करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, दूसरा क्वेश्चन के हल में माना एक धनात्मक पूर्णांक x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया, माना एक धनात्मक पूर्णांक a है तथा भाजक b, और b की वैल्यू हम क्या मानेंगे 3। यहाँ पर तो 9 दिया है, लेकिन हम 9 मान करके 3 मानेंगे, क्योंकि 3 के गुणनखंड मतलब 3 के टेबल में 9 आ जाता है। ठीक है, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो जिस संख्या के टेबल में ये संख्या मिल जाए तो इससे छोटी संख्या मानी जा सकती है। अब आप 9 मानेंगे तो सवाल ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए हमने 3 माना है, ताकि जिसको दिखाया भी जा सकता और छोटा भी हो जाएगा। ठीक है ना। तथा भाजक b बराबर 3 और भागफल q, शेषफल r, शेषफल, ठीक है, यहाँ शेषफल r है। प्रश्नानुसार में बताइए क्या लिखाएगा, प्रश्नानुसार में वही लिखाएगा ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। इसलिए भाज्य a हो जाएगा, भाजक हमारा b होगा, जिसमें b का मान 3 रखेंगे, भागफल हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हमारा q हो जाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा r। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जहाँ बताइए r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू 0 से 12 या 0 के बराबर होगा, और इस भाजक से सदैव छोटा होगा। ये भाजक जो 3 माना गया है इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो बताइए r के संभावित मान क्या होंगे।
आर के संभावित मान, ठीक है, कौन कौन से मान की संभावना बन रही है, तो आर का मान 0, 1, 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि 3 से हमें कम चाहिए। तब यह आर का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से ए बराबर हमें क्या मिलेगा, 3q + 0 = 3q। फिर हम 3q में 1 को जोड़ेंगे तो 3q ही रहेगा, 3q + 1 रहेगा, और फिर से 2 को जोड़ेंगे तो 3q + 2 हो जाएगा। तो ए का मान देखिए, आर का मान 0, 1, 2 रख रहे हैं यहाँ पर लाकर, तो 3q + 1 3q + 2 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं मानों का हम घन करेंगे, जो ए बराबर मिला है इस ए का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो इनका घन हमारा इसी रूप का आना चाहिए, या तो 9m के रूप में आवे, या 9m + 1 के रूप में आवे, या 9m + 8 के रूप में आवे, ठीक है ना, मतलब इसी रूप में आना चाहिए, इससे अलग नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, चूँकि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक a है, तो हम a का घन करेंगे, और a का मान क्या दिया है, 3q, तो 3q का घन हो जाएगा। 3 का घन 27 होता है, और q पे घाते 3 हो जाएगा। 27 को हम 9 × 3 q पे पावर 3 लिख सकते हैं। 9 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। आगे हम 9 और ये गुणे के बाद जो संख्या दिख रहा है इसके स्थान पर m लिख लेंगे। गुणे के बाद क्या दिख रहा है, 3q पे 3, इस संख्या की जगह हम m लिख लेंगे, और यहाँ आगे लिख देंगे जहाँ m के बराबर है 3q पर 3, ठीक है। तो देखिए इस संख्या का घन किस रूप में आ गया, 9m के रूप में आ गया। अब दूसरी संख्या आपका बच गया है कौन सा, 3q + 1। चलिए उसको ऊपर करके दिखाते हैं, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर आपको यहाँ पर लगा के दिखाते हैं। देखिए दूसरी संख्या क्या है, 3q + 1 है। जब इसका हम घन करेंगे तो इसका भी घन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए इसका घन क्या होगा, a + b के होल क्यूब पे जब तोड़ेंगे तो 3q का क्यूब 27 आएगा, प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, प्लस इसका आपस में गुणा करेंगे, है ना, 3ab करेंगे, 3 3 के 9, 9 का 1 में करेंगे 9q होगा। अब ब्रैकेट में 3q + 1 होगा। आप a + b के होल क्यूब का फार्मूला याद कर लीजिए। आगे देखिए a³ बराबर क्या होगा, 27 दिया है, q पे 3, प्लस इस 1 को बाद में लिखिए, पहले इतने लोगों का आपस में गुणा कर लीजिए। 9q का हम 9q का 3 में करेंगे, 9 3 के 27 q, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। 9q का जब 3q में गुणा होगा तो 9 3 के 27 आएगा, q का करेंगे q², 9q का 1 में गुणा करेंगे 9q, अब प्लस लास्ट में हम किसको लिख देंगे, 1 को। अब ये जितनी भी संख्याएं आया है इनके शुरू के 3 संख्या में 9 कॉमन आप ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 3q पे q प्लस 3q² प्लस यहाँ पे खाली q बचेगा, और यहाँ का बचेगा 1। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दिख रहा है इस टोटल संख्या को हम m मान लेंगे, ठीक है। तो इसके जगह लिख देंगे m, अब प्लस में आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, 1। आपको यहाँ लिखना होगा जहाँ m बराबर कौन सी संख्याएं माना गया है, 3q पर q प्लस 3q² प्लस q। तो देखिए पहला संख्या जब हमने निकाला तो 9m के रूप में आया, जो दूसरा निकाल रहे हैं वो 9m + 1 के रूप का आ रहा है। तो ये भी यही कहा है कि 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का ही होता है। तो जिस रूप में वो बोल रहा उस रूप में आ रहा है। अब तीसरी संख्या एक बच गई, इसको भी निकाल लीजिए। तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 2 का होल क्यूब। तो 3q का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना।
प्लस अब हम करेंगे 3AB, तो 3 3 के 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। 3 का 3 में 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3Q + 2। आगे देखिए 27Q/3 प्लस इसका पहले गुणा करिए, 8 को बाद में लिखिएगा। तो हम इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 18 3 यहाँ कितना होता है 54Q²। 18 दूनी कितना हो जाएगा 36Q, अब प्लस में क्या रहेगा 8। अब ये शुरू के जो 3 संख्या हैं, इन तीनों संख्या में हम 9 को कॉमन निकाल दें तो 3Q पर Q आएगा, 6Q² आएगा। 9 छक्का 54 होता है ना, और 9 चौका 36, यहाँ 4Q बच जाएगा, अब प्लस 8 बच जाएगा। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे 9M + 8। M किसके जगह लिखे हैं, जितने भी ब्रैकेट में बंद थे उसके जगह पर, ठीक है ना। जहाँ M बराबर क्या लिखेंगे 3Q/Q + 6Q² + 4Q है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए किसी संख्या का जब घन किया जा रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किया जा रहा है, तो या तो 9M के रूप का आ रहा है, या 9M + 1 के रूप का आ रहा है, या 9M + 8 के रूप का आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक Q के लिए, किसी पूर्णांक Q, किसी पूर्णांक M के लिए, किसी पूर्णांक M के लिए 9M, 9M + 1 या 9M + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको दिखाना ही था, दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिद्ध कर दिया, प्रूव दैट लिख लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 सॉल्व हो जाएगा। अब हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जो 6 दिया हुआ है उस 6 का फैक्टर कर लीजिए, 2 3 6, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे क्या है 3। 6 के बाद कौन है 72, 72 को भी काटिए 2 से 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। तो 72 के बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3 को 2 आ रहा है ना, और कितना 3 आ रहा है, 2 को 3 आ रहा है। अब 72 के बाद एक संख्या और बचा है 120, 120 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे 60 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 30 बार में, है ना, फिर 2 से काटिए 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे, फाइनल हो जाएगा। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, 3 को 2 निकला है, एगो 3 निकला और एगो 5। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्वेश्चन में कहा है ना, देखिए कहाँ गया, यही HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले HCF आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद LCM भी निकाल लेंगे, है ना। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, देखिए HCF कैसे निकालते हैं। ये जो अभाज्य गुणनखंड लिखे गए हैं इनमें हमें देखना है एक जैसी संख्याएं कौन हैं और सभी लाइन में वह संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मिल रहा है ना तीनों में 2। बताइए, इन तीनों लाइन में 2 मिल रहा है, तो इस 2 को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर और कोई 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इनमें का कोई भी 2 अब नहीं लिखाएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ 2 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक 3 दिख रहा है, इसमें हम देखेंगे 3 है, इसमें भी 3 है कि नहीं है, बताइए। देखिए
तीनों में 3 है ना, तो हम गुणे में क्या लिख लेंगे 3। अब इसके अलावा कोई 3 और नहीं यहाँ पर है पहले लाइन में, तो हम कोई भी 3 को नहीं लिखेंगे, ना तो 5 को लिखेंगे। मतलब सभी लाइन में वो संख्या रहेगी तभी लिखाएगा। तो बस यही इतना लिखेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, यही इसका क्या हो जाएगा HCF। अब हमें LCM निकालना है, तो 6 का फैक्टर क्या आया था, 2 गुणे 3 आया था। 72 का फैक्टर क्या आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 120 का फैक्टर क्या आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें क्या निकालना है बताइए, LCM। तो LCM हम कैसे निकालते हैं, LCM में हम सभी संख्याओं को लिखते हैं, जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं सबको लिखते हैं, और किसको ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या फैक्टर में दिखती है उसी को लिखते हैं। जैसे इस लाइन में हम देखें तो 2 कितना बार लिखा गया, 1 बार। इस लाइन में देखा जाए तो 2 क बार लिखा गया, 3 बार। और इस लाइन में देखा जाए तो 2 क बार लिखा गया, 3 बार। तो हमने तीनों लाइन में देख लिया कि 2 को कितना बार लिखा गया है। तो पहले लाइन में 1 बार लिखा गया है, दूसर का लाइन में 3 बार लिखा गया है, और तीसर का लाइन में भी 3 बार लिखा गया है 2 को। तो अधिक से अधिक कितना बार लिखा गया है, 3 बार। तो हम 3 बार यहाँ 2 को लिख लेंगे, ठीक है ना। मतलब अधिक से अधिक जो फैक्टर दिख रहा है उस अंक का वही लिखाएगा। अब देखिए 3 कितना बार लिखा गया, इस लाइन में 1 ही बार, इसमें 2 बार और इसमें 1 बार। तो अधिक से अधिक इस लाइन में 2 बार दिख रहा है, अधिक से अधिक 2 बार लिखा गया है, तो 3 को हम 2 बार लिख लेंगे। अब आएंगे 5 के पास, तो 5 इसमें 1 भी नहीं है, इसमें भी नहीं 1 को है, और यहाँ पर 1 बार आया है, तो अधिक से अधिक 1 बार 5 लिखाया है। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। 5 तियाँ 15 तियाँ 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 दूनी कितना होता है 360। तो ये हो जाएगा इसका LCM। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 8 नंबर को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 9 के हल में क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, चूँकि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 5 हो, एक संख्या क्या हो, 5 हो, ठीक है। तो कोई भी संख्या के पावर n दिया हुआ है, वह संख्या 0 पर कब समाप्त हो सकती है, 0 पर कब समाप्त हो सकती है, जब उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में 5 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अर्थात उसका गुणनखंड 5 से विभाजित होता हो, या उसका गुणनखंड 5, उसके गुणनखंड में 5 दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो वही लिखें, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 5 हो। इसलिए 4 पावर n का हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखाएगा, क्या होगा, तो 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 की पावर n। इसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और पावर क्या होगा n, 2 की पावर ये 2n हो जाएगा, है ना। 2 गुणे 2 4 होता है, तो हम 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर का इस पावर में गुणा होगा, 2 का n में गुणा होगा तो 2n आएगा। तो आपने देखा कि 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि 4 पावर n के गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आता है, इसलिए n के किसी भी
मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख करके। तो चलिए अब 9 भी आपका समाप्त हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 65, 117 का HCF। ठीक है, 65, 117 का HCF। 65, 117 का HCF कितना दिया हुआ है, 65m-117 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए 65 और 117 का HCF होगा क्या, वही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो 65 और 117 का HCF आप निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लीजिएगा। 65 से 117 में भाग दे दीजिएगा, या गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। 65 को हम 5 गुणे 13 लिख सकते हैं, और 117 है ना, इसको 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 या 117 होता है, 33 होता है, 39 या 117। अब HCF इसका क्या होगा बताइए, इसमें जो मैच करेगा वही ना होगा। तो देखिए दोनों लाइन में 13 मैच कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 13। बराबर में क्या लिखा है, 65m-117। अब हम माइनस के 117 को बराबर के इधर लाएंगे, तो ये होगा 13 + 117 बराबर में 65m। 117 और 13 को ऐड कर लीजिए, बताइए कितना होगा। 117 और 13 को ऐड करेंगे तो 130 होगा, बराबर में 65m। 65 से 130 हमारा 2 बार में कटेगा, m बराबर 2 आएगा। m बराबर क्या आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन में कहा था m का मान ज्ञात कीजिए, तो यही m का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में m का मान यही होगा। आगे कहता है साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक फार्मूला है, या चाहें तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए निकाल ही देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ लिख लीजिए 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ था, 5 गुणे 13 हुआ था, और 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ था, 3 गुणे 13 हुआ था। अब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसमें किसी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यही होती है। ठीक है, इसके फैक्टर लिख लीजिए, इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए और उसके द्वारा निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें 3 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या 3 दिख रहा है। इस लाइन में एक बार भी नहीं आया, इस लाइन में 2 बार आया था, अधिक से अधिक 2 बार आया है, तो हम 2 को 3 को उतारेंगे। ठीक है, एलसीएम में अधिक से अधिक जो संख्या दिखती है उसी को उतारते हैं। अब इसमें देखिए जैसे 5 आया है एक बार, इसमें 5 नहीं आया, तो 5 अधिक से अधिक एक बार आया है ना, हर एक संख्या को हम लिखेंगे। ऐसे 13 देखिए, इसमें अधिक से अधिक एक बार है, इसमें भी अधिक से अधिक एक ही बार है, तो 13 अधिक से अधिक एक बार आया है। ठीक है, तो यहाँ 13 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। अब 65 का हम 9 में 3 3 के 9, 9 गुणे 65 गुणा करा दीजिए, 9 × 5 = 45, और 9 × 6 के कितना होता है, 54, और 54 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। तो यही इसका क्या हो जाएगा, 585 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है, आप लोग के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आपको हाई स्कूल क्लास में मैथ में कोई भी आपको नहीं फेल कर सकता है, आपको 100% अच्छे मार्क से पास ही होना है। ठीक है, ऐसा नंबर प्राप्त करेंगे जो कि अदर बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, आपकी तुलना में। तो आप एक बार मेहनत जरूर करिए, इनको देखिए और इनको समझिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।